हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सब। फिजिक्स पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। यही क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा और कल अच्छा एग्जाम जाएगा आपका, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। फिजिक्स पार्ट 1 में सबसे नंबर पहले आता है किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसका आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बेटा पहली चीज पढ़नी है आपको इसमें गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, गॉस थ्योरम और उसके आपके एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम क्या कहता है? अगर किसी क्लोज सरफेस में चार्ज क्यू इंक्लोज्ड है तो इस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइन कितनी है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो होता है फाई। एंड फाई इज इक्वल टू कितना होता है? फाई ई भी लिखते हैं कुछ लोग। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ई मतलब इलेक्ट्रिक, फाई मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा गॉस थ्योरम कहता है कि इस चार्ज से इस चार्ज के थ्रू इस एरिया से निकलने वाली टोटल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी, ये बताता है गॉस थ्योरम। तो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉस थ्योरम है और इसके आपके 4 एप्लीकेशन है। क्या है? 4 एप्लीकेशन है ना। एप्लीकेशन नंबर 1 बच्चों क्या आपका है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, है ना। ये आपके लिए बहुत ही पहला एप्लीकेशन है बच्चों। दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आर अराउंड अ बच्चों ये क्या है? एक प्लेन शीट है। क्या है? प्लेन शीट है। और इस प्लेन शीट के यानी कि आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ये फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ये सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डेरिवेशन है, पहला वाला भी डेरिवेशन है। नंबर 3 बच्चों, फोर्थ नंबर 3 एप्लीकेशन बेटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू थ्रू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, ये वो एप्लीकेशन है जिसका आना 101% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा। यहां पे 3 केस बच्चों होते हैं। ये आपका बेटा एक स्फीयर है, ये आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ठीक है, तो इसके थ्रू 3 होगा, एक आउटसाइड, एक एट द सरफेस, एक इनसाइड। 3 पॉइंट होंगे और तीनों केस को करना इंपॉर्टेंट है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट।
ये सिर्फ गॉस थ्योरम करके जाइए, गॉस थ्योरम है ना, और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे। कूलम्स लॉ तो नहीं आएगा, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल आएंगे, कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, है ना। तो गॉस थ्योरम करना अपने को, गॉस थ्योरम बाद उसके जो 3-4 एप्लीकेशन है वो करना है, इनफ इस चैप्टर का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थी, स्टैटिक पोटेंशियल बच्चों, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये एग्जाम में आ सकता है। वी क्या होता है, वी का फॉर्मूला आ सकता है, और उससे न्यूमेरिकल बच्चों आ सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन, मैंने बच्चों खूब कराया आपको ये चीजें। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये भी एग्जाम में आएगा, ये भी एग्जाम में आएगा। इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन एग्जाम में आएगा हर हाल में, है ना। दिमाग में रखिएगा, क्या बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। ये प्लस क्यू, ये बच्चों क्या आपका था, माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है। और है ना, ये था आपका एक्सियल पोजीशन, ये आपका डायपोल है, ये एक्सियल पोजीशन था, पी पर एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, और यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। फिर एक होता है कि आपका इक्वेटोरियल पोजीशन, बच्चों उसमें क्या होता है, प्लस क्यू, और ये बच्चों माइनस क्यू था आपका, और ये बेटा क्या आपका 90 डिग्री पर, ये क्या था आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। बेटा इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा था, यहां पर डायपोल के जस्ट परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। यहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आना है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका बच्चों। इसके बाद आता है आपका कैपेसिटर। क्या आता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, है ना। एक आपका है पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये होता है ना, चार्ज इधर प्लस 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 प्लस, है ना, यहाँ पर माइनस 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 माइनस, इधर प्लस प्लस, है ना। ये इसका बच्चों आप एग्जाम में क्या आने वाला है, इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन बच्चों V होता है, Q बाई V। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। तो ये प्रूविंग करने को आ जाएगा, बताइए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये एग्जाम में आएगा। तो आई थिंक क्या होता है आपका C इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है आपका वो एग्जाम में पूछेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है आपका, फॉर्मूला इसका है। यहां पर आप यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे Q मान लेंगे तो आप यहां पर निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन A। बेटा A क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट बेटा A क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बेटा ए क्या है, ए सरफेस एरिया ऑफ अ प्लेट है ना। ये एग्जाम में आएगा, श्योर आएगा। और कैपेसिटर से बच्चों एक आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये पूछ सकता है आपसे। बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है कि इंट्रोड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल inside the parallel plate capacitor, parallel plate capacitor। ये बच्चों, तो ये आपके एग्जाम में आएगा, इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी बच्चों ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इसमें अंदर डाल दिया है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी कितनी होगी, उसका डेरिवेशन एग्जाम में श्योर आने वाला है। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटर में कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया है तो उस प्लेट की कैपेसिटी में कितना बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। जब एक नॉर्मल कैपेसिटर का बच्चों क्या होता है, जिसमें कुछ बीच में नहीं है, सिर्फ दो प्लेट है, उसका होता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए होता है फॉर्मूला। लेकिन अगर ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा कितना है, के है, थिकनेस टी है, तो थिकनेस टी वाला और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मटेरियल प्लेट में डाल दिया गया तब कैपेसिटर कितना हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक न्यूमेरिकल बच्चों आ सकता है क्या, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। बच्चों ये एग्जाम में पूछ सकता है, ये था कैपेसिटर। कैपेसिटर में पहले पूछेगा बच्चों आपसे कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। तो क्यू सी बराबर कैपेसिटी को हम लोग, कैपेसिटेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जो क्यू अपान बी होता है। जब बेटा हम क्यू की वैल्यू रखेंगे, वी की वैल्यू रखेंगे, बेटा क्या निकल कर आपका आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। सिग्मा क्या है, इस प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या हमारे यहाँ पे है, दोनों प्लेट के बीच जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है, तो इसे बोलेंगे, यहाँ नॉट लगा है, इसे बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा ए क्या नीचे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ अ प्लेट। ओके, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके अलावा बनेगा कि अगर हमने प्लेटों के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है, रख दिया है, तो ये कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, उसका फार्मूला, उसका डेरिवेशन एग्जाम में श्योर आना है, 101% आना है। फिर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों एग्जाम में आएंगे आपके कल। ठीक है ना, तो ये था कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब बच्चों हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक करंट में। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में बहुत कुछ नहीं करना है आपको, 3 क्वेश्चन करना है, अधिक नहीं करना है। इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ 3 क्वेश्चन। नंबर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बस नंबर 1 ये करना है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। नंबर 2 किरचॉफ्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर लिया, वीडी कर लिया, किरचॉफ्स लॉ कर लिया। उसके बाद बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज,
ये बच्चों इससे टफ कुछ नहीं आना है। इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका डायग्राम, सॉरी उसका आपका डेरिवेशन पढ़ना है, इसका किरचॉफ्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, खत्म। इतना ही पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट में, से ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आते हैं हम लोग इसमें मैग्नेटिज्म में आते हैं। बेटा आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पहला नंबर पढ़ना है बायोट सेवर्ट लॉ। एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ना है और उसके मैंने आप लोग बच्चों लिखा रखा है 2 से 3 एप्लीकेशन, बस 2-3 एप्लीकेशन करने बच्चों आपको। बायोट सेवर्ट लॉ करना है और बायोट सेवर्ट लॉ के 2-3 एप्लीकेशन जो मैंने लिखा रखा है वो करना है, उससे अधिक नहीं करना है। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ करना है और उसके एप्लीकेशन। ठीक है ना बेटा? इसके एप्लीकेशन में ही क्या आता है ना बच्चों? इसके एप्लीकेशन में बच्चों आता है आपका सोलेनाइड। क्या आता है? सोलेनाइड आता है। ठीक है ना? बायोट सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन करने हैं आपको, बस, और कुछ नहीं करना मैग्नेटिज्म में। बायोट सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन करना है। हाँ बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये करना है। एसआई यूनिट ऑफ, बच्चों एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। टेस्ला होता है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, तो वो कर लीजिएगा आप अच्छे से। फिर बायोट सेवर्ट लॉ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और उनके एप्लीकेशंस क्या है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी करने को आपको जरूरत नहीं किसमें, मैग्नेटिज्म में। ठीक है ना बेटा? इसके बाद आते हम लोग क्या, ईएमआई। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ईएमआई में क्या पढ़ना है आपको? ईएमआई बच्चों आपको पढ़ना है, ईएमआई में पढ़ना नंबर 1 सेल्फ इंडक्शन, नंबर 2 म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। ओके, बस सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इनका कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है ना बेटा? इनका क्या होता है आपका एल, यहाँ बेटा क्या होता है आपका एम। ठीक है ना? और बेटा यहाँ पर क्या निकालना आपको, एनर्जी स्टोर ना, है ना? नहीं एनर्जी क्या, हाँ एनर्जी स्टोर इन सोलेनाइड, बस। बच्चों सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ही पढ़ना है किसमें आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ना है क्या, सेल्फ इंडक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, है ना? फिर यहाँ पे क्या आपका है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है, डेरिवेशन का फॉर्मूला। बेटा एक और यहाँ पे आता है आपका, ये होता है ना कोएक्सियल वाला। बच्चों 2 कॉइल होते हैं ना ऐसे, ठीक है ना? ये वाला मैंने कह रखा आपको, ये भी पढ़ना है। ठीक है ना? कि अगर एक में करंट है अगले में करंट नहीं है तो उसमें भी करंट आ जाता है, तो म्यूचुअल कोफिशिएंट कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, एम कितना होगा,
है ना, सबके नंबर ऑफ टर्न्स। ये वाला डायग्राम मैंने कराया है, ये वाला आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है बच्चों, है ना। तो EMI में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग सोलेनाइड क्या होती है, उसके बाद क्या बच्चों है कि कोएक्सियली अरेंजमेंट ऑफ टू सोलेनाइड्स। तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा, आपको m फाइंड आउट करना होगा, डेरिवेशन है इसका। ओके, इससे ज्यादा आपको EMI में कुछ भी नहीं करना है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, AC। बच्चों अल्टरनेटिंग करंट इस पार्ट का, इस पोर्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर। यहां से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। नंबर 1 बच्चों पूछेगा I एवरेज एंड IRMS। फिर ये पूछेगा I एवरेज, I मीन बोलेगा, I एवरेज बोलेगा, वो निकालना है, और आपको IRMS निकालना है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका है LC सर्किट। बच्चों यहाँ पूछेगा, आपसे पूछेगा LC सर्किट, CR सर्किट और LR सर्किट और LCR सर्किट, LCR सर्किट ये पूछेगा आपसे, ठीक है। फेज क्या होता है, एंड इन सभी के फेजर डायग्राम क्या करना, आपको फेजर डायग्राम दिमाग में रखना है ये। और इसका लास्ट है ट्रांसफार्मर। बच्चों इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है, I एवरेज, IRMS, और क्या पढ़ना है, LC सर्किट, CR सर्किट, LR सर्किट और LCR सर्किट। ये बच्चा आपका क्या है, फेज क्या है, और हाँ LC, CR, LR और LCR के फेजर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको कई बार कराया है, बार बार कराया है कि LC सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, LR सर्किट और, है ना, इन सभी का फेजर डायग्राम पूछेगा, है ना, और इन सभी का नेट रेजिस्टेंस पूछेगा। बच्चों ट्रांसफार्मर पूछेगा, ट्रांसफार्मर में दो होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो दोनों पूछेंगे, है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है ना। I एवरेज, IRMS, LCR सर्किट। और हाँ बच्चों यहीं पे पूछेगा आपसे कि इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है। इंपीडेंस बच्चों क्या होता है, इंपीडेंस जो होता है जेड से दिखाते हैं, जेड। तो ये क्या होता है, ये आपका L क्या इंडक्टर है, C कैपेसिटर है, R क्या है रेजिस्टर है। इन तीनों का मिला करके जो रेजिस्टेंस होगा उसे बच्चों को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। तो बेटा Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, है ना बच्चों, तो यहां पर होगा आपका R² प्लस, यहां आपका बेटा हो जाएगा आपका XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बच्चों बेटा यहां पे क्या है, R क्या है, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, इंपीडेंस से बार बार बच्चों क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, ध्यान रखिएगा। नहीं खुल रहा है, मैं सुबह क्लास ले रहा हूँ ठीक बच्चों, ओके, है ना। तो ये था आपका LC R सर्किट में इंपीडेंस था R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बेटा XC क्या है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं। और बेटा XL क्या हमारा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है ना। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या आपका XC और XL बोलते हैं, ठीक है ना। XL ये हमारा L है, XL माइनस XC का बच्चों होल स्क्वायर। बेटा इसके बाद आता है आपका बच्चों, इसके बाद एक चैप्टर बेटा और आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों अल्फा, बीटा एंड गामा, बस आपको अल्फा, बीटा और गामा के बारे में पढ़ना है कि अल्फा
क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, और एक्सरे क्या है, रेडियो वेव क्या है। बस मेन अल्फा बीटा गामा पढ़ना, मेन अल्फा बीटा गामा, कि अल्फा बीटा गामा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, है ना, और अल्फा बीटा गामा का क्या यूज है। बस ये था आपका फिजिक्स क्लास 12th का पार्ट 1 जो आपको पढ़ना है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो नहीं आने वाले हैं। आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, कल आप एग्जाम्स ही हैं, जितना मैंने बता दिया है इतना आप पढ़ लीजिए, तो बच्चों आपका भला हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आप कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक क्लास 12th, है ना। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। करियर का फंडा आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना करता है और आप सभी को शुभकामनाएं देता है। इसी के साथ जय हिंद।